नमस्कार दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों। दोस्तों, बेस्ट पेरेंटिंग स्किल की इस एपिसोड की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 15 साल से ऊपर बच्चे को हमें किस तरीके से लीड करना चाहिए, उसे किस तरीके से हैंडल या टैकल करना चाहिए कि जिससे कि वो गलत रास्ते पर भी ना जाए और सही रास्ते पर सही दिशा में पूरे कंसंट्रेशन, फोकस, पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ता जाए और जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते जाए। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि 1 से लेकर के 15 साल तक बच्चे को हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, या उसे उन 3 स्टेजेस 1 से लेकर 15 साल तक के जो 3 स्टेज होते हैं, उन 3 स्टेज में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और उन 3 स्टेज में 3 पड़ाव है बच्चा किन परिस्थितियों से होकर गुजरता है। तो वैसे ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे 15 साल से ऊपर आखिर क्या। तो जहां तक मैं समझता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि 15 साल से ऊपर लगभग कंप्लीटली सब कुछ, या सब कुछ नहीं तो 80 से 90% तक, और शायद कुछ अपवाद छोड़कर बाकी जो कुछ भी उसके जीवन में घटित होता है वो सब 1 से 15 साल तक के उसके जीवन में संस्कार के रूप में, बीज के रूप में जो डाला गया है वो उसी पर डिपेंड करता है, उसी से निर्धारित होता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे के जीवन को उपलब्धियों से भरा हुआ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि उसके 1 से लेकर 15 साल तक के जीवन को सही तरीके से निरूपित कीजिए, सही तरीके से उसे फॉर्मेट कीजिए, क्योंकि वो उस बच्चे के जीवन का फाउंडेशन है, उसकी नींव है। और पिछली वीडियो में मैंने जो उसके 3 स्टेजेस, 3 पड़ाव के बारे में बताया था, तो उन्हीं स्टेजेस, उन्हीं पड़ाव की सही प्रक्रिया से गुजरने पर उस बच्चे के 1 से 15 साल तक का जो निर्माण करने का प्रोसेस होता है, जो उसके निर्माण की, उसकी जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उस सही प्रोसेस के बाद 15 साल से ऊपर वो डेफिनेटली एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और जीवन में नई नई उपलब्धियां प्राप्त करेगा। दोस्तों, कई बार हमने ये देखा है कि एक्चुअल में बच्चे की जिंदगी में जो बदलाव आता है, उसकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो वो 15 साल के बाद ही शुरू होता है, 15 साल के बाद ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सच ये है कि हमने 1 से 15 साल तक के उस 1 से 15 साल तक की उस उम्र पर, बच्चे की उस उम्र पर नजर ही नहीं डाली है जहां पर एक्चुअल में उस पर सही संस्कार उसके पेरेंट्स के द्वारा डाले गए हैं और उसका जो निर्माण प्रक्रिया, जो 3 स्टेजेस का होना था, उन स्टेजेस में उस पर प्रॉपर ध्यान दिया गया है, उसका सही फॉर्मेशन तैयार किया गया है, उसकी नींव को मजबूत बनाया गया है। तो हमारा ध्यान उस पर नहीं होता है, जबकि हम ये देखते हैं कि 15 साल से ऊपर जो नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर रहा है, वो हमें देखता है कि बच्चे के जीवन में कितने बढ़िया बदलाव, कितने बड़े बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बड़ा वृक्ष है, उस पर बहुत मीठे मीठे बहुत सारे फल लग रहे हैं, तो हमें वो तो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो उसका फाउंडेशन था, जो उस बच्चे, जो उस वृक्ष, उस पौधे के रूप में उसे उसके माली द्वारा सिंचित किया गया, उस पौधे पर ध्यान दिया गया, उसे बाकी जो प्राकृतिक बाधाएं थी और बाकी बाधाओं से उसे बचाया गया, उसको संरक्षित किया गया, उस पर सुबह शाम उस पर ध्यान दिया गया, उसे खाद, बीज, पानी सब उसे दिया गया। तो वो जो माली की मेहनत थी, उस माली की 10 साल 15 साल की मेहनत के बाद वो वृक्ष इतना सक्षम हो पाया कि वो इतने मीठे फल, इतने सारे फल लोगों को दे रहा है, जो कि लोग उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। वैसे ही 1 से 15 साल तक की जो उम्र में बच्चे में सही संस्कार डाले गए हैं, उसे जो सही उसके साथ जो काम किया गया, उसकी नींव को जो मजबूत करने के लिए, तो उसके बाद जो उसके 15 साल के बाद की जो लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन या जो बदलाव हमें देखने को मिलता है, तो वो हमें यहाँ से ही देखने को मिलता है, जबकि हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और हम सोचते हैं कि बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर। और मैं पुनर्जन्म में भी विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी इस वर्तमान जीवन में, इस प्रेजेंट लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे पिछले जन्मों का भी होता है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या डेप्थ माइंड में पहले से ही वो चीजें इनपुट होती हैं, जिनका कि जो विचार के रूप में, जीवन के रूप में हमारे इस वर्तमान जीवन में परिणत होते हैं या एक्ट के रूप में और वो उपलब्धियों के रूप में हमें दिखते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि किसी के जीवन में
कुछ बड़े बदलाव, उसकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे अपन उसका भाग्य और उसकी किस्मत चमकना कहते हैं, तो वो जीवन के किसी भी पड़ाव में, जीवन की किसी भी उम्र में वो देखने को मिल सकता है हमें। इसलिए जीवन को लेकर कभी निराश नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। हमें अपने कार्य पर फोकस करते हुए दुनियादारी की आलोचनाओं से हट करके हमें अपने कार्य पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में उस बड़े बदलाव को प्राप्त करने के लिए आशावान रहना चाहिए कि जीवन में बदलाव कभी भी आ सकता है। कई बार हमें ये भी देखने को मिला कि 1 से 15 साल तक की जो उम्र थी बच्चे की, वो बहुत सही रही। वहां पर वो बहुत सीधा और संस्कारी, किसी से ज्यादा ना बोलने वाला, व्यवस्थित और सीधा था। परंतु एक उम्र के बाद हम ये देखने लगते हैं कि उसके जीवन में अचानक परिवर्तन आते हैं और वो कई सारे ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे कार्यों में हमें देखने को मिलता है जो कि निंदनीय होते हैं और गलत श्रेणी में होते हैं। एक बार तो हम भरोसा भी नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे संभव है, परंतु वहीं इस बात पर भी मैं यही कहूंगा कि 1 से 15 साल तक में जहां उसकी एक अच्छी परवरिश हो रही थी, वहीं पर कहीं ना कहीं से, चाहे वो संगति से कहें या आज के टाइम में एक जो बड़ा सोर्स है मोबाइल फोन, वहां से कहें, उसके जीवन में धीरे धीरे कहीं ना कहीं से उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक जहर प्रवेश कर रहा था, जो उसकी विचारधारा को नकारात्मकता की तरफ मोड़ रहा था। और वो जो नकारात्मकता उसके विचारों में प्रवेश करती है, तो वो धीरे धीरे उसके कार्यों में, उसकी एक्टिविटी में हमें दिखने लगती है। इससे बचाव के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 1 से 15 साल तक जहां उसकी समझ शक्ति उतनी विकसित नहीं होती है, तो सही और गलत में सही तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, वहां हमें स्पेशली इस बात पर ध्यान देना है कि वो किसी गलत संगति में या गलत दोस्ती में इन्वॉल्व ना हो और मोबाइल फोन का अत्यधिक यूज ना करे, जिससे कि वो उसके गलत इफेक्ट उसके अपनी लाइफ में पड़े, या वो मोबाइल फोन का क्या यूज कर रहा है, किस तरीके से यूज कर रहा है, इस बात का पेरेंट्स को ध्यान होना चाहिए, इस बात के पेरेंट्स को भनक होनी चाहिए। इसके बाद अगर 15 साल से ऊपर वो गलत संगति में बाय द वे अगर चला भी जाता है या मोबाइल का इस तरह से कोई मिसयूज भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी उस उम्र में एक समझ शक्ति विकसित हो जाती है। क्योंकि अगर आपने 1 से 15 साल तक उस पर एक अच्छा काम किया है, उसे सही प्रक्रिया से उसका निर्माण जो है वो 3 स्टेजेस में किया है, तो अगर वो कहीं किसी तरह से फिसल जाता है, गलत रास्ते से, गलत संगति में चला भी जाता है, तो उतना घबराने वाली बात नहीं है। वो फिसल करके या फिर उस गलत रास्ते से वापस आकर अपने पुनः सही रास्ते पर, सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में, उसके संस्कारों में वो जड़ें मजबूत हैं। जहां पर आपने जो उसके फॉर्मेशन में ध्यान दिया है, उसके निर्माण प्रक्रिया में आपने जो ध्यान दिया है, उसके संस्कारों को जो बनाने में आपने ध्यान दिया है, तो जिसकी वजह से अगर कहीं वो फिसलता भी है, गलत रास्ते में थोड़ा सा निकलता भी है, गलत संगति में या गलत मिसयूज चीजों का करके बढ़ता भी है, तो वो वापस अपने ट्रैक पर, अपने सही रास्ते पर आ सकता है, क्योंकि उस उम्र में उसकी समझ शक्ति इतनी विकसित हो जाती है कि वहां पर वो सही और गलत में सही डिफरेंशिएट कर पाता है। तो वहां पर आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपने उसको 1 से 15 साल तक में सही काम किया है। तो यहाँ पर मैं पर्सनली पेरेंट्स को एक सजेशन देना चाहूंगा कि 15 साल के ऊपर जब बच्चा पहुंच जाता है, तो वहां पर उसे डायरेक्टली हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीजों पर, हर छोटी बड़ी चीजों पर बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश ना करें, अन्यथा वो आपसे बोर होने लगेगा और आपके पास बैठना भी वो पसंद नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर इस उम्र में वो एक स्वतंत्र विचार वाला एक व्यक्तित्व बन चुका होता है, इसलिए वो भी चाहता है कि वो अपने विचार, अपनी समझ से अपने कार्यों को करे, ना कि उसे हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों में उसे डायरेक्ट किया जाए, उसे निर्देशित किया जाए कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। क्योंकि अब वहां पर उसके विचार कार्य करना शुरू कर दिए हैं, अब वो सही और गलत में डिफरेंशिएट थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, तो वो चाहता है कि उसके दिमाग में जो विचार निर्मित हो रहे हैं, उन विचारों के अनुरूप वो उनको कार्य में परिणत करे। तो आप अब उसे ये ना बताएं कि ये करो, ये ना करो, ये ना करो, ये करो। मुझे लगता है कि 15 साल के बाद उसे थोड़ा सा फ्री करो, उसे अपने डिसीजंस खुद देने दो, उसे छोटे मोटे कार्यों में अपने हिसाब से करने दो, उसके ऊपर हर चीज थोपो मत, उसे खुद भी डिसाइड करने दो कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ, अगर आपको कहीं लगता है कि बच्चा गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, गलत दिशा में ना चला जाए, इतना कि उसे वापस लाना मुश्किल हो जाए,
तो उसे आप हर छोटी बड़ी बात पर ज्ञान देने और उसे रोकने टोकने की बजाय आप एक काम कर सकते हैं कि उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखिए, उसके हर एक्शन रिएक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट हाँ, उसे पूर्ण आभास ये ना हो कि उसे कंप्लीटली पूरी तरह से ट्रैक किया जा रहा है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उसे ऐसा पूर्ण आभास ना हो कि कंप्लीटली ट्रैक किया जा रहा है। हाँ, उसे अगर थोड़ा बहुत आभास है कि मुझ पर थोड़ी बहुत नजर रखी जा रही है या मुझ पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वो उतना माइंड नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप उसके शुभचिंतक हैं, उसके भले बुरे के बारे में, उसके भले के बारे में आप सोचते हैं, तो कहीं वो उतना माइंड नहीं करेगा, वो ओके रहेगा। लेकिन उसे अगर ये पूर्ण आभास हुआ कि आप उससे हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो वो वहां पर थोड़ा सा हिडन रहने लगेगा, आपसे छिपने लगेगा, हर छोटी बड़ी चीज को छिपाने लगेगा, क्योंकि उसे डर है कि आप उसकी चीज को ट्रैक कर रहे हैं और उसकी जो इंडिपेंडेंसी है, उसकी स्वतंत्रता है, उस पर वो आपकी जो ट्रैकिंग है वो हावी हो रही है। उसे कंप्लीटली ट्रैक करने की बजाय उसे बस ऑब्जर्व कीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले उससे फ्रेंडली तरीके से उससे बात कीजिए, उसके साथ बैठिए, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सबको अच्छा लगता है अगर कोई अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करे। फिर उसके बाद अपने विचार और उसके विचार, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस को उससे मैच कीजिए, और जैसे ही आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो आप कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ उसे सही और गलत में डिफरेंस बताइए। उसे आदेश या निर्देश देने की बजाय उसे एहसास कराइए, और जैसे ही वह आपकी विचारधारा और इमोशन से खुद को कनेक्ट कर जाएगा तो वह आपको एक सच्चा हमदर्द और अपना शुभचिंतक मानेगा, और उस कंडीशन में वो अपने मन मस्तिष्क में जो भी चल रहा है सब कुछ खोलकर आपके सामने रख देगा, और फिर आप उसे जो भी कहेंगे वो आपकी हर बात को मानेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप उसके शुभचिंतक हैं, उसके भले के बारे में ही सोच रहे हैं, आप गलत नहीं है। परंतु यहाँ एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ आप स्वार्थी मत बन जाइएगा, अन्यथा बाद में आप अपने तेवर दिखाने लगे। ध्यान रखिए कि उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को भी अगर सही है, गलत नहीं है, तो उनको प्रायोरिटी दीजिए, और बीच का ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि उसे भी ठगा हुआ सा, छला हुआ सा फील ना हो। अगर उसे ऐसा लगेगा कि आपने उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को साइड कर दिया है, तो वो दोबारा कभी आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा, सुनना तो दूर की बात है। इसलिए आप सिर्फ उसके मन की बात जानकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताइए, ना कि उसकी जिंदगी का टर्न डिसाइड कीजिए। उसे खुद करने दीजिए, जिससे कि अगर वो कोई गलती भी करे तो उसको रियलाइज कर पाए और अपनी गलती को सुधार पाए, ना कि वो उस गलती के लिए आपको ब्लेम करे, आपको कोसे। इसलिए एज अ पेरेंट्स मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप उसकी जिंदगी के निर्देशक बनिए, निर्माता नहीं तो उसकी जिंदगी फ्लॉप हो जाएगी, और उसकी फ्लॉप जिंदगी का जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं, आप स्वयं ही होंगे। You change yourself with the time rather than try to change time according to your perspective. आप खुद को जिंदगी के अनुसार बदलने की कोशिश कीजिए, ना कि जिंदगी को खुद के अनुसार बदलने की कोशिश कीजिए।